अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आदिल हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन करनी है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है। ख़ास तौर पे ये एंट्री टेस्ट के बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ख़ास की दिक्कत होती है क्योंकि मालूमात नहीं है, कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं है जो मालूमात फराहम कर सके। तो आज हमने डिस्कशन करनी है आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह होता है, सीट्स कितनी होती हैं, कौन कौन से बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। तो उसके लिए आज हमने खसूसी दावत दी है। हमारे पास हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब, 4th ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रगल कैसे रही है, इनका एडमिशन कैसे हुआ है, कब इन्होंने टेस्ट दिया था और कौन सा टेस्ट दिया था इनका एडमिशन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे है कि मैं 2018 में पहली बार क्लियर हुआ था एंटी टेस्ट के लिए। तो यूएचएस का मैंने टेस्ट दिया, मैं सिलेक्शन मेरी नहीं हुई थी, तो उसके बाद मैंने एंटी टेस्ट को मतलब रिपीट सेशन लिया मैंने 2019 में। तो 2019 में मैंने यूएचएस भी दिया था और मैंने नम्स भी दिया था। नम्स का मेरा यूएचएस का एग्रीगेट कुछ था 91 पॉइंट समथिंग, तो मेरा गालिबन प्राइम उसमें बन रहा था बीडीएस में। तो मेरा एट दैट टाइम मेरा जो नम्स का एग्रीगेट था वो ऑलमोस्ट तकरीबन था कि 93 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आपका मतलब UHS में BDS में हो जाता? जी यूएचएस में मेरा बीडीएस में हो जाता। अच्छा। लेकिन क्योंकि मुझे एक पता था भी, मैं तो क्राइटेरिया जो देख रहा था और उनकी जो मैंने लिस्ट देखी थी लास्ट ईयर की कि नम्स की लास्ट ईयर में तो 2018 में ऑलमोस्ट 8 सी लिस्ट लगी थी, मेरिट लिस्ट। उसके बाद उनकी स्टूडेंट जो 40 उनको चाहिए थे मेरिट पे, वो कंप्लीट हो गए थे। तो मेरा फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें मेरा बीडीएस में नाम आया था, और यहाँ यूएचएस में भी मेरा एनआईडी में नाम आया था बीडीएस में। तो मैंने, चूँकि मुझे आइडिया था कि मेरा एमबीबीएस में मैं अपग्रेड हो जाऊँगा, तो मैंने इसलिए कन्वर्ट ना खुद को उधर चांस वो अवेल किया, इसको नहीं किया। अच्छा, नाम्स वाले को वेल किया, जी। मतलब अगर आप तो इधर UHS में भी वेट करते तो आप अपग्रेड हो के MBBS में आ जाते? एमबीबीएस में आ सकता था, लेकिन उसके लिए मे भी मुझे वेट करना पड़ता। वेट करना पड़ता और मुझे जाना पड़ता या रहींगा या मुझे बुलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा जाना। रेसिप्रोकल जी, रेसिप्रोकल सीट्स पे, क्योंकि मेरा जो मेरिट एग्रीगेट था, मेरा एक और दोस्त भी है जो माशाल्लाह से अभी बुलान मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम। तो हमारा तकरीबन कोई एग्रीगेट सेम ही था। तो चूँकि मैंने एएमसी वाला चांस वेट किया था, मैंने नम्स को प्रेफर किया। तो मेरी जब सेकंड सी मेरिट लिस्ट लगी थी तो मेरा अपग्रेडेशन हो गई थी, नम्स में एमबीबीएस में हो गया। अच्छा, नाम्स के जो एंट्री टेस्ट है उसमें आपके कितने नंबर? ऑलमोस्ट मेरे 191 आउट ऑफ 200। अच्छा। तो ऑलमोस्ट मैं 5th या 6th पोजीशन पे था ओवरऑल पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये नाम्स के एंट्री टेस्ट में? मैं एंट्री टेस्ट में पेयर हुआ था नम्स के, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स ने वो पेपर दिया था। और उसके लिए नम्स की जो मेरिट की सीट्स जो होती हैं वो होती हैं 40, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान जो आप आते हैं ना स्टूडेंट्स एज ए नम्स कैडेट, वो उनकी सीट्स लेने वाले 40। तो मेरी चूँकि मेरी अच्छी पोजीशन थी इसमें, एंट्रेंस मार्क्स में बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, तो मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। एग्रीगेट कितना था? मेरा एग्रीगेट था 93.5। अच्छा। तो मैं जिस साल मेरी सिलेक्शन हुई थी, हमारा उस साल का लास्ट जो मेरिट था तब था 93.25 सही। एमबीबीएस का 93.18 था, 18 पॉइंट समथिंग था जो बीडीएस का एग्रीगेट था, क्योंकि एमबीबीएस की 40 सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे, और बीडीएस की जो है वो 7 सीट्स अवेलेबल है जो ओपन मेरिट है। बाकी टोटल जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में, वो उनकी स्ट्रेंथ है 200। अच्छा, ठीक है, जो AMC में टोटल MBBS के वो 200 होते हैं? जी। अच्छा, उसमें फिर कौन कौन से बच्चे आते हैं? उनमें बेसिकली 5 कैटेगरीज है। अच्छा, 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरीज हैं, उनमें ये होता है कि नंबर 1 पे आते हैं, 100 स्ट्रेंथ होती है, वो होते हैं जिनको हम कहते हैं मेडिकल कैडेट्स। मेडिकल कैडेट्स जो होते हैं वो नॉट थ्रू द ये मेरिट पॉलिसी उससे नहीं आते, वो उनकी सिलेक्शन होती है, उनका एक बेसिक टेस्ट होता है आर्मी का, वो देते हैं। ठीक है,
उसके बाद उनका मेडिकल होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद फाइनल मेडिकल, फिर जाके सिलेक्शन होती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका अलग से टेस्ट होता है जी, जो आर्मी वो वाले देते हैं। वो देते हैं। सिर्फ उसको उस टेस्ट को अवेल सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है? लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि आपको वो चांस अवेल करना चाहिए, सही। ठीक है? क्योंकि एक ये देखें कि वो आपको आप मेडिसिन भी कर रहे होते हैं, साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, ठीक है? अच्छा, ऑलमोस्ट 42,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है जब आप मेडिकल कैडेट के तौर पर सेलेक्ट होके जाते हैं। सही। तो ये चीज़ आपको मतलब अगर आप ये चांस अवेल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नहीं ये जो कैडेट्स होते हैं मेडिकल कैडेट, इनको क्या पेइंग कैडेट्स कहते हैं? नहीं, इनको कहते हैं मेडिकल कैडेट्स, अच्छा, मेडिकल, सही। एमसीज, इनकी स्ट्रेंथ होती है 100, 100, ठीक है? अच्छा, बाकी जो 100 है उनमें आती हैं 4 अदर कैटेगरीज, ठीक है? उनको बेसिकली अदर कैटेगरीज कहते हैं। उसके बाद आगे जो वीएन करते हैं उसमें आते हैं 15 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेइंग कैडेट्स। वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आर्मी कैडेट्स जिनके पेरेंट्स सर्व कर चुके हैं आर्मी, ठीक है? अच्छा, जो 15 सीट्स कह रहे जी, हैं ना? 15। अच्छा, तो तो आर्मी। वो आर्मी कैडेट जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो उसमें सेलेक्ट होके आते हैं। इसके अलावा 30 सीट्स और भी हैं, वो भी आर्मी की। उनका ये है कि उनको कहते हैं हम एडिशनल सेलेक्टेड कैडेट्स। एडिशनल सेलेक्टेड कैडेट्स जो होते हैं ना, वो 30 उनकी स्ट्रेंथ एएमसी में है, बाकी ओवरऑल होती है 100, बाकी सीएमएचएस में जाते हैं वो, ठीक है? पीसीस भी और एएससी। तो उनको सीएमएचएस में भी पे वही करना पड़ता है जो एएमसी का स्टूडेंट पे कर रहा होता है पीसी के दौर पे। उनकी भी वही पे होती है, वो होती है, फी होती है जो एएमसी में, ठीक है? बाकी वो पढ़ रहे होते हैं जो सीएमएच के बाकी प्राइवेट के स्टूडेंट होते हैं ना उनके साथ। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे क्लियर कर दें, जो आपने दूसरी कैटेगरी बताई है ना कि जो आर्मी के सर्व कर चुके हैं, मतलब आर्मी मैन, उनके जो 15 सीट्स होती हैं, उसमें ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं या नहीं, बाकी उसमें सोल्जर्स वगैरह के भी आते हैं? ऑफिसर्स लाजमी नहीं है, उसमें सोल्जर भी आते हैं, उसमें सब कैटेगरीज आती हैं आर्मी के, जो कोई भी रैंक हो उसके आते हैं। मोस्ट प्रेफर जिसको किया जाता है वो होते हैं शोहदा के जो बच्चे होते हैं उनको पीसी के तौर पर। अच्छा, वो भी मेरिट में जी, है? मेरिट पे आएंगे, लेकिन अगर एक पीसी स्टूडेंट के तौर पे एक शहीद का बच्चा है, दूसरी साइड पे किसी ऑफिसर का भी बेशक क्यों ना हो, वो सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा शहीद के बच्चे को, अच्छा, चाहे उसका एग्रीगेट कम भी क्यों ना हो। अच्छा जी, ठीक है। ये जो फिर 15 सीट्स होती हैं तो इसमें फ़ी कितनी होती है? इनकी फ़ी ये होती है, अगर आपके जो बाबा हैं या मामा कोई भी सर्व कर रही हैं, अगर उनका रैंक कर्नल से ऊपर है, ठीक है? तो फिर आपने जितनी एडिशनल सेक्रेटरी कैडेट्स और नम्स कैडेट्स पे करते हैं ना, 240 के, ठीक है, पर ईयर। तो मतलब 2,40,000। 2,40,000 आपने पे करनी होती है अगर आपके बाबा कर्नल रैंक या उससे ऊपर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है? तो अगर आपके बाबा जो है वो कर्नल नहीं है, सोल्जर रैंक में थे या मेजर तक थे, तो आपकी जो फी होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। अगर सोल्जर थे, गाजी कैटेगरी खास तौर पर अगर कोई है तो उसकी फी नहीं होती। अच्छा, शोहदा और गाजी कैटेगरी की फीस नहीं होती। तो वो ऑलमोस्ट पर 6 मंथ जो है ना वो नॉट मोर देन 300 रुपीज सिर्फ पे कर। अच्छा, मतलब 300, सही। सिर्फ 300 रुपये। अच्छा, जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे थे वो सारी फी पे करते हैं, हाँ, उनको क्या जी। पेइंग कैडेट्स कहते हैं? उनको पेइंग कैडेट्स कहते हैं। पेइंग कैडेट्स पूरी फीस पे करते हैं 2,40,000, 240 की। अच्छा, 240 के, पर 2,40,000, सही। पर ईयर जी। तो इसके अलावा ये कि जो फोर्थ कैटेगरी आती है उसमें आते हैं नम्जियन कैडेट्स, जो टोटल होते हैं 40 स्टूडेंट्स। जो नाम्स का टेस्ट जी, दे के नम्स आते का हैं। टेस्ट दे के आते हैं, उनका कायदे से मेरिट बनते हैं। 2019 तक जब हम सिलेक्ट हुए थे तब ये होता था कि 10% होती थी मैट्रिक, 40% होती थी एफएससी और 50% थी एंटी टेस्ट के जो आपकी परसेंटेज थी वो। उसके बाद 2020 में शायद ये स्कीम चला है, क्राइटेरिया 2021 में जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 30% जो था वो नेशनल एप्लीकेट था, सही। ठीक है? 50% जो था वो आपका नम्स का जो टेस्ट था वो काउंट हुआ था, और 30% बाकी जो थे वो थे जो आपके एफएससी के मार्क्स थे। 20 या 30% जो थे ना वो थे वो आप चेक कर ये कोविड के मतलब टाइम कोविड के टाइम पे ये था, क्योंकि जब पीएमसी बनाया गया था ना तो तब चूंकि थ्रू आउट द पाकिस्तान एक टेस्ट कंडक्ट करवाना था, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी
चूँकि मेरिट जो बन रहा है अभी के इत्तलात के मुताबिक यही है कि वही पुराना फार्मूला यूज़ होगा। ये नेशनल एमडी कार्ड चूँकि इस बार नहीं हुआ तो इसको इस टाइम वो फॉलो नहीं करें। अच्छा, तो जो लास्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी जो होती है उनको कहते हैं नम्स फॉरेन कैडेट्स। फॉरेन कैडेट्स वो होते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन चूँकि उनके पेरेंट्स बाहर सर्व कर रहे होते हैं किसी और कंट्री में, तो उनको वहाँ की भी नेशनलिटी मिली होती है और पाकिस्तान की भी नेशनलिटी, डुअल नेशनलिटी होल्डर। ठीक है, उनका ये होता है कि वो होते हैं 15 स्टूडेंट्स। उन 15 स्टूडेंट्स का ये है कि वो पे करते हैं $12,000 पर ईयर उनकी फ़ी होती है। ठीक है, वो जैसे डॉलर का रेट कम होगा बढ़ेगा वो उसी हिसाब से अपने पे करनी होती है, क्योंकि आपने नम्स को एज ए डॉलर ही पे करने हैं, पाकिस्तान करेंसी में पे नहीं करने आप। ठीक है, तो वो बाकी 15 स्टूडेंट्स वो मिला लें तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ बन जाती है टोटल 200। अच्छा, आप ये बताएं इसमें जो मेल फीमेल कोटा होता है या स्ट्रेंथ बराबर यार, होती है? ये पहले जो 100 मेडिकल कैडेट्स आ गए वो तो सारे मेल आ गए जी। ना, तो जो आपका नाम है उसमें ओपन मेरिट होता है? नम्स में ओपन मेरिट होता है, उसमें कोई जेंडर वो नहीं है कि मतलब मेल है फीमेल है, कोई इशू। ठीक है, पेइंग कैडेट्स में भी कोई नहीं है, प्रेफरेंस। फॉरेन में भी फिर ऐसे ही होगा जी, ना? फॉरेनर्स में भी कोई नहीं है, सिर्फ वो जो 100 स्टूडेंट्स हैं ना मेडिकल कैडेट्स, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना होता है, तो इसलिए उनकी जो है ना उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और वो सिर्फ मेल कैडेट्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं। 2012 तक था कि फीमेल कैडेट्स को भी सेलेक्ट किया जाता था,